Hello everyone, myself नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद नीलू। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का आज पार्ट 5। 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने पाँच पार्ट बताए थे कि 5 पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज हमारा है कोस्टल प्लेन्स वाला। तो कोस्टल प्लेन्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स, जिसमें हम पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो टुडे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो फर्स्ट है हमारा तटीय मैदान। तो तटीय मैदान क्या होता है, जैसे कि कोई पानी वाला एरिया है, समुद्र हुआ, महासागर हुआ, सागर हुआ या नदी वगैरह कोई भी चीज़ है, तो उसके पास का जो ज़मीन वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ज़मीन के मिट्टी वाला जो एरिया होता है, उसको हम तट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि समुद्र या महासागर के पास का वो हिस्सा जिसमें ज़मीन होती है, यानी कि ज़मीन वाला मिट्टी वाला एरिया होता है, उसको हम कहते हैं। तो जैसे हमारा ये प्रायद्वीपीय मैदान है। ठीक, प्रायद्वीपीय मैदान यानी प्रायद्वीपीय भारत है, और इधर है हमारा अरब सी, और इधर है हमारा बे ऑफ बंगाल, BOB, और इधर नीचे है इंडियन ओशियन। तो ये प्रायद्वीपीय एरिया है। तो इसके यहाँ पे जो यहाँ पे अरब सी है, और इसके पास में ये हमारा वेस्टर्न घाट है, और ये हमारा ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे पतले पतले यानी सक्रिय मैदान बनाए गए हैं, वो भी किसके द्वारा, नदियों के निक्षेपण के अवसाद के द्वारा, अपरदन के द्वारा। तो यहाँ पे जो मैदान बन गए हैं उनको हम तटीय मैदान कहते हैं। तो पश्चिमी तट के जो पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार यानी पश्चिमी जो हमारा घाट है, उसको हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, और इधर पूर्वी वाले को हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की लंबाई की बात करें, तटरेखा की बात करें, तो ये है 6100 किलोमीटर की लंबाई है ये इसकी। जो हमारा भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, और टोटल अगर हम इसमें द्वीप समूह भी मिला दें तो 7516.6 किलोमीटर इस करीब क्या कहते हैं पूरे, यानी कि द्वीपों को मिलाकर, जो हमारे द्वीप हैं उनको और तट को मिलाकर टोटल ये लंबाई है। और जो मुख्य तटरेखा है उसकी लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। जो भारत के जो तटीय मैदान है वो पश्चिम में कक्ष से शुरू होकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक हैं ये। ठीक है, और भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित 2 सक्रिय मैदान हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, और इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण से तथा प्रायद्वीपीय नदियों के जो अवसाद हैं उनके द्वारा लाए गए मिट्टी, कंकड़, निक्षेप जो भी है उससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय मैदान। एक सेकेंड, तो ये यहाँ से पश्चिम में यहाँ पे है कक्ष यानी गुजरात वाला एरिया है। तो पश्चिम में गुजरात यानी कक्ष से लेकर यहाँ पूर्व में है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक ये फैला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे काठियावाड़ कोस्ट है, ये है हमारा कोंकण कोस्ट, कन्नड़ या कनारा कोस्ट है, ये कन्याकुमारी कोस्ट है, इधर का है उत्कल कोस्ट, इधर आंध्रा कोस्ट, फिर कोरोमंडल कोस्ट। तो इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे कक्ष या गुजरात है, फिर यहाँ से दमन एवं दीव पड़ता है। यहाँ पे दादरा नागर हवेली, दमन दीव, अब दोनों एक ही हो गए हैं, तो यहाँ पे दमन एवं दीव पड़ता है। तो दमन दीव और कच्छ के बीच के जो एरिया है उसको हम बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। ठीक, फिर दमन से लेके और यहाँ पे गोवा तक, दमन से गोवा के बीच को हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, और गोवा से लेके मैंगलोर, यहाँ पे बेंगलोर में पड़ता है मैंगलोर, उसको हम कन्नड़ या फिर कनारा तट बोलते हैं, और मैंगलोर से लेके यहाँ कन्याकुमारी के बीच के कोस्ट को हम कन्याकुमारी कोस्ट बोलें, या फिर मालाबार कोस्ट या मालाबार तटीय मैदान बोला जाता है। तो इस तरीके से पश्चिमी जो हमारा तटीय मैदान है वो 4 भागों में, काठियावाड़ कोस्ट, फिर से एक बार देखो, कक्ष से लेके दमन एवं दीव तक, फिर दमन दीव से लेके गोवा के बीच को हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं, गोवा से लेके मैंगलोर के बीच को हम कन्नड़ या कनारा कोस्ट बोलते हैं, और मैंगलोर से लेके और ये कन्याकुमारी के बीच को हम कन्याकुमारी या मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ओके, जो चीज़ नहीं आए पूछ लेना। ओके, तो
ये वाला हमारा हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, ये है हमारा पूर्वी तटीय मैदान। इसमें उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर वाला मालाबार कोस्ट और मालाबार और कोरोमंडल में कि ये कौन उस पे है। तो ये है हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे और ये है हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे। तो पश्चिमी घाट बोल दीजिए इसको या पूर्वी घाट बोल दीजिए इसको। तो इसमें चीज़ इन दोनों में अंतर रखना। तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से यहाँ पे कृष्णा नदी के बीच में है उत्कल कोस्ट आता है। कृष्णा से लेके कावेरी या गोदावरी के बीच में आंध्रा कोस्ट आता है। इसको हम नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार कोस्ट भी बोलते हैं। ओके, और कावेरी से लेके फिर यहाँ पे पेन्नूर नदी है वहाँ तक, और क्या कहते हैं ये कोरोमंडल कोस्ट आता है। तो इस तरीके से है। पश्चिम में है काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ या कनारा और कन्याकुमारी और मालावा कोस्ट बोलेंगे। और पूर्व में है उत्कल कोस्ट, आंध्रा या फिर उत्तरी सरकार कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट। ये 3 इसमें है, 4 इसमें है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, तो हम पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो इसका विस्तार है उत्तर से कच्छ की खाड़ी और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर की चौड़ा है, लेकिन पूर्वी घाट की अपेक्षा ये कम चौड़ा है। इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने पर लगभग 80 किलोमीटर है। तो दोनों में कंपैरिजन करके चलेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट कम चौड़ा है और यहाँ पे नदियाँ हैं वो छोटी होती हैं, वो तीव्र गति से, गांव हो गए यहाँ पे, तीव्र गति से बहती हैं, इसीलिए इनका जल उपयोगी में नहीं आता है। यानी कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, यानी कि इस तरीके से पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी तटीय मैदान है, उसमें नदियाँ छोटी होती हैं और तीव्र गति से बहती हैं, इसलिए यहाँ पे पानी इनका जल उपयोग में नहीं आ पाता है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई पूर्वी घाट की अपेक्षा कम है, 1500 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा नर्मदा व ताप्ती, यहाँ पे जो नर्मदा व ताप्ती यानी कि विंध्य और सतपुड़ा मैंने पीछे पढ़ाया था, वहाँ पे जो बहती हैं नर्मदा ताप्ती, वो जाके हमारा अरब सी में गिरती हैं, उसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई है यहीं पे है, वो 80 किलोमीटर है। और नर्मदा व ताप्ती जो रिवर हैं वो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं। तो जब नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें एस्चुरी, जिनमें जो यानी कि जो हमारा पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट मैदान है, इसमें जो बनाई जाती हैं नदियों के द्वारा वो 2 प्रकार की यानी कि झीलें है। यानी कि ये फिगर है जो ये इस तरीके से या लेगून है, इसी को हम कयाल या लेगून, यानी ये लेगून झील है। लेगून झील सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, वो पश्चिमी तट में पाई जाती हैं। अब हम पूर्वी तट के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने से लेकर कावेरी नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिमी तट से इसकी अधिक है। नदियाँ बड़ी होती हैं लेकिन तीव्रता के साथ नहीं बहती हैं। तो यहाँ पे बहने वाली नदियों में गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर एस्चुरी का निर्माण होता है और यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी डेल्टा के निर्माण करती है। तो क्वेश्चन ये है, ताप्ती और नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो वो पश्चिमी तट पे बहती है, पश्चिमी तटीय मैदान में बहती है, तो वो करती है एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। लेकिन महानदी और गोदावरी या कृष्णा नदी है, ये जो कावेरी नदी है, वो डेल्टा का निर्माण करती है और वो बहती कहाँ पे है? पूर्वी तटीय मैदान में। ओके, तो जिस कारण ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, यानी कि जो हमारा पूर्वी तटीय है, इसी वजह से क्योंकि डेल्टा का निर्माण कर रही है, इसलिए यहाँ पे पूर्वी नदियाँ बह रही हैं, तीव्र गति से नहीं बह रही लेकिन बह रही हैं, पानी ज़्यादा यानी अपने साथ में ये मिट्टी लेकर आती हैं, इसलिए उपजाऊ है। पूर्वी मैदान के तट पर कई लेगून झील पाई जाती हैं, जिनमें चिल्का झील, ठीक है, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, इस प्रकार से झीलें पाई जाती हैं। पश्चिमी तट पे भी हैं, पूर्वी तट दोनों पे लेगून झीलें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो झीलें पाई जाती हैं वो पश्चिमी तट पे पाई जाती हैं। और पूर्वी तट पे पाई जाने वाली झीलों में चिल्का झील और लेगून झील है, चिल्का झील, और साथ में पुलिकट झील, ये आदि पाई जाती हैं। इसमें कम लेगून झीलें पाई जाती हैं।
इसमें कम लैगून झीलें पाई जाती हैं, जैसे चिल्का झील हुई, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसे लैगून झील कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में पश्चिमी तटीय मैदान अधिक कटा फटा है, इसीलिए पश्चिमी तट पर अधिकतर पाए जाते हैं। यानी लैगून झील के पाए जाने का कारण क्या है, यहाँ पे कटा फटा एरिया है, इसीलिए यहाँ पे पानी ईजिली भर जाता है और ये लैगून बना लेती हैं। कोरोमंडल तट पर स्थित चेन्नई के तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। ये नोट है कि कहाँ से समुद्र तल मापा जाता है, तो कोरोमंडल तट पर स्थित है चेन्नई का तट। कोरोमंडल किधर है, पूर्वी घाट पर, तो पूर्वी घाट पर चेन्नई के तट से यानी कोरोमंडल तट पर स्थित है चेन्नई का तट, वहाँ से औसत समुद्र तल मापा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की शरावती नदी यानी कि शरावती नदी है पश्चिमी तटीय मैदान पर, वहाँ पे एक गरसोप्पा जलप्रपात पाया जाता है, शरावती। कर्नाटक में है शरावती नदी, गरसोप्पा इंडिया का सबसे बड़ा जलप्रपात भी बोला जाता है इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो चीज़ें इनको ध्यान रखना, पूर्वी तट और पश्चिमी तट में। पूर्वी तट में क्या है कि चेन्नई के तट से भारत का औसत तल मापा जाता है, वो भी कोरोमंडल तट पर, और पश्चिमी तटीय मैदान की शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप होते क्या हैं, द्वीप समूह। तो पहले तो द्वीप जानते हैं, मैंने बताया था कोई भी एक ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर पानी होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, द्वीप बोलते हैं। चाहे वो झील में भी हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है, महासागर में भी हो सकता है, नदी पर भी हो सकता है। तो थोड़ा इसी के बारे में जानेंगे। तो द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल पाया जाता है। द्वीप सागर, महासागर, जल, झील तथा नदी कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। भारत में जो लघुवत द्वीप हैं वो 1208 से अधिक हैं, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पाए जाते हैं। तो एक बार और देखो इनकी लोकेशन के बारे में। जैसे ये हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया या फिर साउथ इंडिया है, तो इधर है अरब सी और इधर है बे ऑफ बंगाल, BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल, और इधर है अरब सी, नीचे है इंडियन ओशन। तो इस सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं 1208 जो हमारे द्वीप हैं, उसमें यहाँ पे जो ये अरब सी में कुछ पाए जाते हैं या बे ऑफ बंगाल में, थोड़ा नीचे भी इंडियन ओशन में भी पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, जिसमें क्षेत्र के आधार पर सबसे पहले स्थान पर मध्य व दूसरे स्थान पर उत्तरी व तीसरे स्थान पर दक्षिणी अंडमान है। यानी पहले स्थान पर इसमें है वो मध्य अंडमान है, दूसरे स्थान पर उत्तरी अंडमान है, व तीसरे स्थान पर दक्षिणी अंडमान है। यानी कि उत्तरी, मध्य, दक्षिणी अंडमान में ये बटा हुआ है। फिर निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार, बड़ा निकोबार, इस तरीके से बटा है। आगे हम इसमें देखेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी इसकी लोकेशन के बारे में देखें तो बंगाल की खाड़ी में, और द्वीपों की संख्या टोटल 265 के लगभग है, और जिसमें 203 अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं और 62 निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उत्तरी अंडमान से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, तो अंडमान से लेके ग्रेट निकोबार के बीच के समूह को हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और अगर इसकी लोकेशन के बारे में देखें तो नॉर्थ में 6 डिग्री से लेके 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में इसकी लोकेशन है। और अगर ऐसे देखें पूरब से पश्चिम की ओर तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। यानी कि इस तरीके से जो हमारा है, तो यहाँ पे है, हम ये देख रहे हैं अंडमान निकोबार, यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट के नॉर्थ अक्षांश से लेके 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में। पश्चिम से पूर्व की ओर की बात करें तो यहाँ 92 से लेके 94 पूर्वी देशांतर के बीच में इसकी लोकेशन है। दक्षिणी अंडमान निकोबार से यानी कि दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान के से डंकन दर्रा से अलग होता है। जो दक्षिणी और उत्तरी अंडमान निकोबार है वो वो डंकन दर्रा से डक्कन पास से अलग हो रहा है। अंडमान निकोबार के उत्तरी बिंदु पर लैंडफॉर्म नाम का एक द्वीप है। उत्तरी बिंदु पर है लैंडफॉर्म नाम का एक द्वीप। यह द्वीप समुद्री जीव तथा वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों से भरा हुआ है। क्वेश्चन ये है लैंडफॉर्म द्वीप कहाँ पर है, तो वो अंडमान निकोबार के उत्तरी बिंदु पर स्थित है। ये नहीं पूछा जाता है, ये खैर ज़्यादा बड़े लेवल पर है कि समुद्री जीव वनस्पतियों की प्रजातियों का कौन सा एरिया है, जैव विविधता वाला कौन सा एरिया है, ये एनवायरमेंट है, बड़े टेस्ट में पूछ लिया जाता है। नॉर्मल टेस्ट में लैंडफॉर्म कहाँ पर स्थित है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है, वो उत्तरी अंडमान पर है। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है,
वो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान के अंतर्गत बैरन द्वीप, एकमात्र भारत का सक्रिय द्वीप ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो अंडमान में पाया जाता है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन ज्वालामुखी। बैरन द्वीप पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में है। तो इन चीज़ों को क्लियर करो कि अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, एक सेकेंड, उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान के अंतर्गत बैरन द्वीप आता है, एक बैरन द्वीप जिस सक्रिय ज्वालामुखी है वो यहाँ पे पाया जाता है। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, एक और ज्वालामुखी है जो है नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी जो भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये एक भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान में पाया जाता है। तो इनको थोड़ा अलग अलग करके चलना है। ओके, तो निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं। निकोबार द्वीप समूह में, एक सेकेंड, निकोबार द्वीप समूह, तो इस समूह में छोटे बड़े कुल मिलाकर जो द्वीपों की संख्या है वो 62 द्वीप हैं इसमें ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट लूथियर है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें टोटल द्वीपों की संख्या है 62। ठीक, और सबसे ऊंची चोटी माउंट लूथियर है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह को मुख्य रूप से कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार आदि में बांटा गया है। इस द्वीप समूह की सबसे बड़ी नदी का नाम गलतिया है, यानी कि यहाँ पे जो निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ी नदी है वो गलतिया है, तथा यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है वो मत्स्य पालन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। माउंट लूथियर सबसे ऊंची चोटी इसका, और इसमें टोटल द्वीप हैं वो 62 हैं। इसकी सबसे यहाँ पे एक नदी पाई जाती है वो गलतिया है। और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार के रूप में इनको बांटा गया है। अभी मैप पे देखेंगे हम इसको। और साथ ही साथ में एक चीज़ और है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि पर नहीं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, मैंने ये इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ाया था, इंदिरा पॉइंट है वो यहीं पे, बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार इसी में उपस्थित है। तो इंडिया का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो पाया जाता है बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा इसकी जो अंडमान और निकोबार की लोकेशन के बारे में यानी मैप पे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सेकेंड, थोड़ा इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा जान लो। ये यानी कि ये 14 डिग्री से स्टार्ट होता है और ये बताया था मैंने 6 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री ये अंडमान निकोबार फैला हुआ है। और अगर हम इसकी इस तरह, ये उत्तर से दक्षिण है, अगर चौड़ाई और लंबाई यानी कि पश्चिम से पूर्व देखें तो पश्चिम में 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। ये इस तरीके से ये इसकी आकृति बनी हुई है। ये है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये नॉर्थ अंडमान जिसमें बैरन आइलैंड, ठीक है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो। फिर उसके बाद में मिडिल अंडमान जिसमें नारकोंडम ज्वालामुखी पाया जाता है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। फिर ये साउथ अंडमान आइलैंड है, फिर जिसमें पोर्ट ब्लेयर। तो एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना। नॉर्थ अंडमान में बैरन द्वीप है, मिडिल अंडमान में नारकोंडम है, और साउथ आइलैंड जो साउथ अंडमान है उसमें पोर्ट ब्लेयर पाया जाता है। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को दक्कन पास यानी कि डंकन पास अलग कर रहा है। ओके, 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। और नॉर्थ अंडमान से लेके यानी कि 14 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री चैनल के बीच के जो एरिया है हम उसको अंडमान आइलैंड ग्रुप बोलते हैं, यानी कि अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है। अब उसके बाद में 10 डिग्री के बाद में आता है, ये हमारा आता है कार निकोबार। ठीक है, तो पहला कार है, फिर लिटिल है, फिर ग्रेट है। तो कार से लेके और यहाँ तक जो हमारा इंदिरा पॉइंट मैंने बताया था सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच के एरिया को हम निकोबार आइलैंड कहते हैं। पहले नॉर्थ अंडमान जिसमें हमारा बैरन द्वीप है,
फिर है मिडिल अंडमान जिसमें नारकोंडम है, फिर साउथ आइलैंड जिसमें पोर्ट ब्लेयर है, फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, फिर कार लिटिल ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सबसे साउथेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोई भी क्वेरीज हो वो देख लेना। निकोबार द्वीप समूह के बारे में बता ही दिया है। अब थोड़े से द्वीप समूह हो रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में स्थित है और इसके 3 प्रकार के द्वीप हैं, अमिंडी द्वीप, लाका द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। इनके बारे में सुना होगा आपने। वर्तमान में इन द्वीपों को सामूहिक रूप से लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी अमिंडी, लाका द्वीप, मिनिकॉय द्वीप तो सुना होगा। तो इन सबको मिलाकर ही लक्षद्वीप बना हुआ है। वे व्यापक रूप से केरल तट के लगभग, अगर देखा जाए तो लगभग 200 से 500 दक्षिण पश्चिम में बिखरे हुए हैं। इनकी संख्या देखा जाए तो 200 से 500 दक्षिण पश्चिम में बिखरे हुए हैं। इनकी स्थलाकृति सपाट है और राहत सुविधाएं जैसे हिल्स, धाराएं, घाटियां आदि इसमें कुछ भी उपस्थित नहीं है, यानी कि स्थलाकृतियाँ कोई भी नहीं है, पूरी तरीके से ये सपाट है। न्यू मुरे द्वीप के बारे में देखें तो न्यू मुरे द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में तट पर एक छोटी निर्जन अपतटीय सैंडबार भूमि है, यानी निर्जन, यहाँ पे कोई भी जन नहीं रहता है और बंगाल की खाड़ी में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में। ये भी आता है न्यू मुरे द्वीप कहाँ पे, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में है और ये निर्जन अपतटीय सैंडल भूमि है। यह 1917 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में उभरा, यानी कि 1977 से पहले तक कोई भी इसका प्रमाण नहीं था, कोई भी है, लेकिन 1917 के बाद में 1970 में आया भोला चक्रवात, उसके बाद पता चला यहाँ पे कोई द्वीप भी है। ये उभरता और गायब होता रहता है, इसीलिए निर्जन है, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है। यद्यपि द्वीपों का निवास था और इस पर स्थित कोई स्थायी बस्तीगत स्टेशन नहीं थे। भारत और बांग्लादेश दोनों ने इस पर तेल और प्राकृतिक गैस के अस्तित्व पर अटकलें के कारण इस पर संप्रभुता का दावा किया है, यानी नीचे भारत और यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के पास में यहाँ पे पास पड़ेगा बांग्लादेश, ऐसे यहाँ पे बांग्लादेश पड़ेगा, तो अपना अपना दावा करते हैं भाई ये हमारा एरिया है। तो बस कोई रहता तो है नहीं, बस्तियाँ वगैरह कुछ नहीं है, स्टेशन नहीं है, तो लोगों वहाँ के जो यानी कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने प्राकृतिक और तेल के अस्तित्व पर अटकलें चलाना स्टार्ट की कि हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे बता देना कमेंट में या फिर मुझे मैसेज कर देना, कुछ भी पूछना हो। ओके, थैंक यू।